हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। दिवाली खत्म हो चुका है, दिवाली का जश्न खत्म हो चुका है, लेकिन इस जश्न के बीच एक बहुत ही खतरनाक न्यूज हमारे लिए हमारे सामने आ रहा है। और वो न्यूज क्या है कि दिल्ली के जश्न के बीच जो पटाखे जलाए गए हैं दिल्ली में, उसके कारण से दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तो जो हमारी सीपीसीबी है, कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, इसने अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स में बताया है कि दिल्ली और उसके आसपास का जो एयर है, वायु है, वो इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है कि वो अब सांस लेने के लायक भी नहीं है। 500 के लेवल को भी पार कर चुका है ये इंडेक्स। ठीक है, ये एक स्कोर दिया जाता है सीपीसीबी के द्वारा। हम लोग अभी आगे देखेंगे इसके बारे में। यहां से हम लोग टोटल 3 ऐसे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जहां से आपके लिए एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, चाहे वो पीसीएस हो, यूपीएससी में भी यहां से सवाल बनाया गया है, पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो, और आगे भी बनाए जाने की संभावना हो सकती है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि ये न्यूज, और अगर आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये इंफॉर्मेशन सही तरीके से पहुंच सके। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। सीपीसीबी जो है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसने आज, ये कल तक का न्यूज है, पर आज सुबह जो इसने एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया है उसमें बताया है कि दिल्ली के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये 900 के आसपास पहुंच गया है। कल दोपहर तक तो 334 था, और 334 ही बहुत खराब श्रेणी का वायु माना जाता है ना। लेकिन अभी जो स्कोर है, आज सुबह का जो स्कोर है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, वो कुछ एरिया ऐसे हैं जो 900 से भी पार जा चुका है। आप समझ सकते हैं कि ये बहुत खराब सिचुएशन होता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्कोर 300 के पार जाता है। यहाँ तो 900 है, आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है। सुबह एक फोटो पेपर में आया हुआ था, मतलब अक्षरधाम मंदिर का फोटो था, और जो कि बहुत क्लियर दिखता भी है। और आज सुबह क्या हुआ था कि वो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, धुंधला, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कोहरा है वहां पर, बट वो कोहरा है नहीं, और वो स्मॉग है, धुआं, और धुआं बहुत ज्यादा है उसमें। कुल बात ये है, तो वहां का वायु प्रदूषण इस लेवल तक पहुंच चुका है कि सांस लेना भी खराब हो गया है, या सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। यहां से आपसे सवाल बनाया जा सकता है कि भारत में वायु प्रदूषण सूचकांक को कौन जारी करता है, तो याद रखेंगे सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये जारी करता है भारत में वायु प्रदूषण सूचकांक को। ठीक है, भारत में दिल्ली वाला जो क्षेत्र है वहां पर पटाखे बैन कर दिए गए थे, लेकिन इस बार आंशिक रूप से ये बैन को हटाया गया था और लोगों को कहा गया था कि आप थोड़े समय के लिए ग्रीन क्रैकर्स जला सकते हैं। हम अपने अगले सेशन में ग्रीन क्रैकर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस सेशन में ग्रीन क्रैकर्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो हमारा ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो सकता है। तो ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन लोग मानने वाले कहाँ हैं। लोगों ने पारंपरिक जो आता है क्रैकर्स उसे ही जलाए होंगे, जिसके कारण से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया। एक डायलॉग है एक मूवी का, जिसमें वो कहता है कि कुछ भी हो पर नवाबी घटना नहीं चाहिए, और वही कर रहे हैं दिल्ली के लोग हमारे, है ना। 300 के पार पहुंचना मतलब दिल्ली की हवा सांस लेने के लायक नहीं है, और ये तो 900 के पार हो चुका है, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसे ध्यान रखेंगे, भारत में इसे कौन जारी करता है? सीपीसीबी। ठीक है, ऐसे संस्था के नाम बहुत पूछे जाते हैं। हाल में अगर आपने यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा वहां भूजल रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वो पूछा गया था। ऐसे सवाल आपसे, संस्थाओं से संबंधित सवाल आपसे लगातार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये जारी करता है सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स को 6 श्रेणियों में जारी किया जाता है। कितने श्रेणियों में? तो टोटल याद रखेंगे 6 श्रेणी में। अब ये 6 श्रेणी कौन कौन सा है? एक है अच्छा श्रेणी, जिसमें स्कोर होता है 0 से 50 तक। फिर है संतोषजनक श्रेणी, संतोषजनक श्रेणी में स्कोर होता है 51 से 100 तक। फिर होता है मध्यम श्रेणी, जिसमें स्कोर होता है 101 से 200 तक। खराब श्रेणी में आता है 201 से 300 तक का स्कोर, और बहुत खराब में आता है 301 से 400 तक का स्कोर। और जो बिल्कुल गंभीर श्रेणी में गिना जाता है वो होता है 401 से लेकर 500 तक का स्कोर। तो ये 6 श्रेणी में जो स्कोर दिया जाता है वायु के क्वालिटी का, वो ध्यान रखेंगे, ये सीपीसीबी के द्वारा दिया जाता है। और वर्तमान में तो
दिल्ली की जो वायु है वो 900 पर पहुंच गई है, कुछ कुछ एरिया में 400 से 500 वाले श्रेणी में मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली का जो वायु है वो भी गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। गंभीर श्रेणी से वो खराब है, वहां ना सांस लिया जा सकता है। अगर कोई पार्क में टहलने जा रहा हो, दौड़ने जा रहा हो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी प्रदूषित हवाएं हैं, प्रदूषित गैसें हैं, वही आपके अंदर, आपके फेफड़े में जाएगी अगर आप दिल्ली में हैं तो। ठीक है। N95 मास्क लगाने के बारे में भी गाइडलाइन वहां पर जारी किया गया है कि अगर आप इस पॉल्यूशन से थोड़ा भी बचना चाहते हैं तो N95 मास्क का यूज जरूर करें। वही मास्क है जिसके बारे में कोविड-19 के समय पर बात किया गया था कि कोविड से बचने के लिए ये मास्क जो है जरूर लगाना चाहिए। देखिए, जो मैं पहले बात कर रहा था कि कुछ एरिया में AQI कितना 900 के पार पहुंच चुका है और लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इसे नियंत्रित करने के लिए दिल्ली NCR में ग्रैप को लागू किया गया है। ग्रैप क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि क्रमिक रूप से चीजों को प्रतिबंधित करना और जो स्थिति बिगड़ी हुई है उसे ठीक करने का जो क्रमिक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस उठाया जाता है उसे ग्रैप कहते हैं। ठीक है। ग्रैप के तहत क्या किया जाता है कि जितने भी जीवाश्म होते हैं उसे जलाने पर उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है या उस पर बैन कर दिया जाता है। अब जीवाश्म में क्या क्या आता है? लकड़ी आता है, कोयला आता है, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां जो है वो दिल्ली NCR में प्रवेश नहीं करेंगी, निर्माण कार्य जो है वो कुछ दिनों तक बंद रहेगा। ये सभी चीजें की जाती है ग्रैप के तहत। आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये ग्रैप सिस्टम जो है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसे कब लागू किया गया था भारत में या दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए? वर्ष का नाम आप जरूर बताएंगे। ये पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है। तो ग्रैप के बारे में आप बताएंगे कि ये पहली बार कब लाया गया था भारत में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ये लाइफ नहीं होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये CPCB के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कितने प्रदूषक तत्व हैं, हम उन सभी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपसे UPSC के एग्जाम में इस तरीके का सवाल बनाया गया है कि कौन कौन से प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। तो CPCB जो है, सबसे पहले यहां हम ध्यान देते हैं कि इसे शुरू कब किया गया था। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो CPCB के द्वारा जारी किया जाता है, इसे शुरू किया गया था वर्ष 2014 में। किसकी सहायता से? IIT कानपुर की सहायता से। ये दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स को जारी किया गया है 2014 में CPCB के द्वारा, और इसे विकसित करने में मदद किसने की है? तो IIT कानपुर ने इसकी मदद की है। इसमें कौन कौन से प्रमुख वायु प्रदूषक होते हैं? तो 8 प्रमुख वायु प्रदूषक होते हैं। कितने? 8। टोटल 8 वायु प्रदूषक होते हैं। PM10, PM2.5। PM क्या है? पार्टिकुलेट मैटर, जिसे कणिकीय पदार्थ भी कहते हैं। फिर है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, O3 ओजोन होता है, NH3 अमोनिया है, और PB लेड है। तो ध्यान रखेंगे 8 प्रदूषक तत्व कौन से हैं? PM10, PM2.5, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। यहां से सवाल बहुत ही आसानी से आपसे पूछा जा सकता है, इन सभी का नाम आप जरूर याद रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं CPCB के बारे में, जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को जारी करता है। CPCB का गठन वर्ष 1974 में किया गया है। अधिनियम का नाम याद रखेंगे, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत CPCB का गठन किया गया है। किस मंत्रालय के तहत आता है CPCB? तो ये आता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत। ठीक है। CPCB के बारे में याद रखेंगे, मंत्रालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वर्तमान में मंत्री कौन है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का? ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है। तो अधिनियम का नाम याद रखेंगे, मंत्रालय का नाम याद रखेंगे। एक वैधानिक संस्था है CPCB, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि संवैधानिक और वैधानिक में क्या अंतर होता है ये आपको पता होगा। और CPCB का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हालांकि आपसे मुख्यालय नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत इजी है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, याद रखेंगे। इसके 9 क्षेत्रीय निदेशालय हैं। CPCB के टोटल क्षेत्रीय निदेशालय कितने हैं? 9। ठीक है, याद रखेंगे। क्षेत्रीय निदेशालय क्या करता है? जनजातीय और स्थानीय सरकार के परामर्श से विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों के तहत राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण
कानूनों के तहत राष्ट्रीय मानक को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो सीपीसीबी के 9 क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। सीपीसीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वीर विक्रम यादव। ये पूछा जा सकता है आपसे पीसीएस के सवाल में। सीपीसीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वीर विक्रम यादव। इन सभी फैक्ट्स को कंटिन्यू रिवाइज करते चलेंगे। वीडियो को 3 से 4 बार अगर आप देखते हैं तो ये सभी फैक्ट्स जो है आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है आईएमडी के बारे में। आईएमडी, सीपीसीबी और आईएमडी दोनों ही न्यूज में था, इसलिए इन दोनों का स्टैटिक पोर्शन यहाँ पर लेके आया गया है ताकि आपको इनसे संबंधित किसी भी फैक्ट में कोई दिक्कत ना हो। तो भारतीय मौसम विभाग, जिसे आईएमडी कहते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ये सब याद रखेंगे आप, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसकी स्थापना जो है वर्ष 1875 में की गई थी। आईएमडी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके स्थापना का 150 वर्ष पूरा हो गया है। 2025 में ही इसकी स्थापना का 150 वर्ष पूरा हो गया है ना। तो हो सकता है कि आपसे यहां से भी सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि जब कोई संगठन का ऐसा एक विशेष टाइम पीरियड पूरा होता है तो वहां से सवाल बनाया जा सकता है। अब देखिए, आईएमडी किस मंत्रालय के तहत आता है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आता है। अगर आपसे सीपीसीबी पूछे तो सीपीसीबी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन था, लेकिन आईएमडी जो है ये आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। आईएमडी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। तो अगर आपसे पूछे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का टोटल क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगा 6, और इसमें भारत का जो आईएमडी है वो भी शामिल है। आईएमडी की स्थापना का 150 वर्ष पूरा हो गया, तो इसमें प्रधानमंत्री ने मिशन मौसम को लॉन्च किया है। मिशन मौसम के बारे में भी हम अगले सेशन में बात करेंगे। आप हमें जरूर ये रिमाइंड करवाइएगा कि हमें अगले सेशन में 2 टॉपिक पे बात करना है। पहला तो है ग्रीन क्रैकर्स और दूसरा है मिशन मौसम, ठीक है। इसे जानने के लिए, इन सब चीजों को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये सभी इंफॉर्मेशन आप तक कंटिन्यू पहुंचता रहे। मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान में आईएमडी का मुख्यालय नई दिल्ली है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि शुरुआत में इसका मुख्यालय कहाँ था? तो आईएमडी का मुख्यालय जो है शुरुआत में कोलकाता में था। इसे स्थानांतरित करके अभी वर्तमान में कहां रखा गया है? नई दिल्ली में रखा गया है। आईएमडी के पहले निदेशक कौन थे या पहले महानिदेशक कौन थे आईएमडी के? जॉन इलियट, जिन्हें 1879 में नियुक्त किया गया था। तो आईएमडी के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए पहला महानिदेशक तो जॉन इलियट, 1889 में इनकी नियुक्ति की गई थी। और वर्तमान में भारत के महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, ठीक है, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। इन्हें भारत का साइक्लोन मैन भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इन सभी फैक्ट्स को। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को भारत का साइक्लोन मैन भी कहा जाता है। ये वर्ष 2019 से आईएमडी के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। तो आपके सामने जो इंफॉर्मेशन रखा गया वो दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स से संबंधित था। दूसरा हमने सीपीसीबी के बारे में पढ़ा, है ना। दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ा? सीपीसीबी के बारे में। तीसरा हमने पढ़ा आईएमडी के बारे में। नेक्स्ट न्यूज में हम बात करेंगे ग्रीन क्रैकर्स के बारे में, और एक और टॉपिक मिशन मौसम के बारे में हम बात करेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर वो स्टेट पीसीएस हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। अगर आप रेगुलर टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। संगम काल का टेस्ट अपलोड कर दिया गया था, और आज एज सुन एज पॉसिबल आपको गुप्त काल से संबंधित टेस्ट भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हमसे जुड़े, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद,